नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड के इस ऑनलाइन परिवार पे। मैं आपका मेंटर वीरेंद्र भास्कर। जैसा कि आप लोग को पता था कि हमारी टीम BHU वर्ल्ड की टीम आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लाने वाली थी सभी विषयों में। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर का भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। कहाँ से देखेंगे? 2014 से लेकर 2020 तक का। हम केवल इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं देखेंगे, हम इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द के चीज़ों को भी देखेंगे। जैसे कि आपसे कोई सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया, उस क्वेश्चन का हम आंसर डायरेक्ट ही नहीं देंगे। हम उस क्वेश्चन के जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, जहाँ से क्वेश्चन उठाया गया होगा, हम उन सब की बात करेंगे। अब चलिए इसी सीरीज़ में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वाज फेल्ट मोस्ट इन द केस ऑफ। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव किस फसल पे पड़ा था। अब देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका है वीट, गेहूं पर। दूसरा है आपका राइस, चावल पे। थर्ड है पल्स, दाल पे। और चौथा ऑप्शन आपका है ऑयल सीड और तिलहन पे। चलिए फटाफट आप इसका आंसर दीजिए, फिर इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसका आंसर है वीट, गेहूं पे सबसे अधिक इसका प्रभाव पड़ा था। लेकिन जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ दे अगर जोड़ा में, जैसे कि आपको दे दे वीट और चावल पे। दूसरा ऑप्शन आपको दे दे राइस और दाल पे। और थर्ड ऑप्शन आपका दे दे दाल और तेल पे। देखिए, जो ग्रीन रिवोल्यूशन था, ग्रीन रिवोल्यूशन का संबंध था सीरियल प्रोडक्शन से। सीरियल प्रोडक्शन में किस पर? तो सबसे अधिक उसका प्रभाव पड़ा था वीट और राइस दोनों पे। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं किसको? वह देते हैं वीट को। यदि आपको जोड़ा में अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप वीट और राइस मार के आएंगे, गेहूं और चावल को मार के आएंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन का हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि है क्या। आप देखे थे कि यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति एक टर्म है। आप यहाँ पर देखे थे कि रिवोल्यूशन मीन्स होता क्या है? रिवोल्यूशन मीन्स होती है क्रांति एरिया किसी भी क्षेत्र में कब आती है? या तो उस एरिया में कोई डिफ़िकल्टी हो, या हम बात करेंगे एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में बेसिकली हम लोग क्रॉप और फ्रूट्स और ऑयल इसी चीज़ की बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारे एरिया एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन आया क्यों। रिवोल्यूशन किसी चीज़ की कमी हुई होगी और उस कमी को पूरा करने के लिए रिवोल्यूशन क्रांति आती है। तो देखते हैं कि जो क्रांति कितने टाइप्स की है। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारी क्रांतियाँ हैं, जैसे कि आप देखे होंगे ग्रीन रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, गोल्डन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, ऐसे ही बहुत सारी आपकी क्रांतियाँ हैं। तो इन्हीं क्रांतियों को हम देखेंगे और इन क्रांतियों के बारे में जानेंगे कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है और कौन उनके फादर हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति आई कब थी? तो आपकी हरित क्रांति आई थी 1966 और 67 में। 1966 और 67 में यह क्रांति किससे संबंधित थी? तो संबंधित थी प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप्स, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। वह खाद्यान्न फसल कौन कौन सा था? तो आपका है कौन सा? गेहूं व धान। इन्हीं दोनों पे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा था। आपसे यदि आगे क्वेश्चन और पूछ दे कि गेहूं की कौन सी वैरायटी थी जो सबसे अधिक योगदान दी थी ग्रीन रिवोल्यूशन में, तो आपकी थी HD 2329। यही गेहूं की वैरायटी है जो ग्रीन रिवोल्यूशन में सबसे अधिक भागीदारी निभाई थी अपनी। फिर बात करते हैं कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, जो हरित क्रांति का शब्द किसने दिया था? द टर्म कॉइन्ड बाय, किसके द्वारा यह शब्द दिया गया था? तो यह साइंटिस्ट है विलियम एस गॉड के द्वारा ग्रीन रिवोल्यूशन का शब्द दिया गया था। फिर बात करेंगे जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, क्या इनके कोई जनक वनक भी हैं? हरित क्रांति के जनक विश्व में बात करेंगे तो कौन है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। आप समझ रहे होंगे, अगर सीरियल के उत्पादन से, तो क्या ये एक ब्रीडर थे? ब्रीडर नहीं थे, ये एक तरह के प्लांट पैथोलॉजिस्ट के साइंटिस्ट थे। पैथोलॉजिस्ट ये एक तरह से नोबेल प्राइज़ पाए थे।
जैसे कि आप लोग को पहले से पता है कि एग्रीकल्चर में नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। प्लांट पैथोलॉजिस्ट है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, तो इनको कैसे मिल गया? इनको नोबेल प्राइज़ मिला था किस क्षेत्र में? पीस के एरिया में, पीस, शांति के क्षेत्र में। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था शांति के क्षेत्र में। ये तो विश्व के फादर, विश्व में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हुए। अब देखते हैं कि इंडिया में किनको हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में फादर के रूप में जाना जाता है। चलिए अगली क्रांति देखते हैं। अगली क्रांति हमारी है वाइट रिवॉल्यूशन, जिसको फ्लड ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। वाइट रिवॉल्यूशन को श्वेत क्रांति या तो बाढ़ ऑपरेशन भी कहते हैं। अब देखते हैं कि वाइट रिवॉल्यूशन कब आई थी। यह आई थी 1970 में, और इसका संबंध किससे था? यह किसके प्रोडक्शन के बारे में बात की थी? तो जो वाइट रिवॉल्यूशन है, वाइट रिवॉल्यूशन बात की थी मिल्क प्रोडक्शन से। नाम ही से आपको पता चल गया होगा कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, वाइट रिवॉल्यूशन, वाइट सफ़ेद है, तो इस दूध से इसका संबंध होगा, दुग्ध उत्पादन से। वाइट रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन? तो फादर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को वाइट रिवॉल्यूशन के फादर के रूप में जाना जाता है। चलिए अगली क्रांति देखते हैं। अगली क्रांति आपकी है येलो रिवॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं पीली क्रांति। अब पीली क्रांति का संबंध किससे था? इसका संबंध है ऑयल सीड प्रोडक्शन से। जितनी भी तिलहन वाली बीज है उनके प्रोडक्शन से, तिलहन फसलों के उत्पादन से। और येलो रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? इनके फादर है सैम पित्रोडा। सैम पित्रोडा को येलो रिवॉल्यूशन के फादर के रूप में या जनक के रूप में जाना जाता है। अगली क्रांति देखते हैं। अगली क्रांति हमारी है पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति। और इस गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ओनियन और प्रॉन प्रोडक्शन से, प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से। जैसे ऐसा इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट ही पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई भी क्रांति देगा और उसका संबंध पूछता है, कभी कभी उसका फादर पूछता है। तो आप देख लीजिए कि पिंक रिवॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था ओनियन और प्रॉन प्रोडक्शन से। अगली क्रांति देखते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति। इस सुनहरी क्रांति का संबंध किस प्रोडक्शन से था? किसके प्रोडक्शन से? तो इसका संबंध था फ्रूट प्रोडक्शन, फलोत्पादन से, फल के उत्पादन से था। और गोल्डन रिवॉल्यूशन के जनक कौन है? तो गोल्डन रिवॉल्यूशन के जनक दो हैं, एक तो विश्व में है, एक इंडिया में है। विश्व में कौन है? ये है आपके के.एल. चड्ढा साहब। के.एल. चड्ढा साहब विश्व में गोल्डन रिवॉल्यूशन के फादर के रूप में जाने जाते हैं। और इंडिया में निरपाख टुटेज। अगली देखते हैं कि अगली क्रांति कौन सी है। अगली क्रांति आपकी है सिल्वर रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? इसका संबंध है एग प्रोडक्शन, अंडा के उत्पादन से, अंडा के उत्पादन से। अब देखते हैं कि सिल्वर रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? तो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को सिल्वर रिवॉल्यूशन के जनक के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं कि हमारी अगली क्रांति कौन सी? अगली क्रांति है एवरग्रीन प्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति का संबंध जितने भी एग्रीकल्चर में कमोडिटी है सभी के प्रोडक्शन से इसका संबंध है। जैसे कि कौन कौन सी कमोडिटी? देखिए कृषि में सब कुछ का उत्पादन, मतलब कि कृषि में शोध को बढ़ाना, जो इसमें रिसर्च होता है उसको बढ़ाना, मिट्टी की उर्वरता को, मिट्टी की फर्टिलिटी को बनाना और इसको सुधारना, और किसानों को लोन दिलाना, इत्यादि चीज़ों, इत्यादि बातों के प्रोडक्शन का संबंध किससे है? एवरग्रीन प्रोडक्शन से। अब देखते हैं कि सदाबहार क्रांति के फादर किनको जाना जाता है। तो सदाबहार क्रांति जो है, सदाबहार क्रांति के जनक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है कि एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर के रूप में। चलिए अगला आपका क्रांति है ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं कि नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे? इसका संबंध है मछली के उत्पादन से, फिश प्रोडक्शन से, फिश प्रोडक्शन। और फिश प्रोडक्शन जो आपका ब्लू रिवॉल्यूशन है, ब्लू रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? अरुण कृष्णन।
अरुण कृष्णन को ब्लू रिवॉल्यूशन के फादर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपकी रिवॉल्यूशन है रेनबो रिवॉल्यूशन। रेनबो रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति का मतलब यह किसका उत्पादन करेगी? अभी तक आप जितने भी क्रांति देखे थे, जितने भी क्रांति जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, आप जितने भी रिवॉल्यूशन देखे सभी रिवॉल्यूशन का उत्पादन, सभी क्रांतियों का उत्पादन अधिक से अधिक हो, उसका संबंध था इंद्रधनुषी क्रांति से। प्रोडक्शन ऑफ ऑल रिवॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड रेनबो रिवॉल्यूशन। अगला रिवॉल्यूशन आपका है रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति। नाम से आपको पता चल रहा है कि लाल क्रांति किससे संबंध होगी? यह है मीट और टोमेटो के उत्पादन से, मीट और टमाटर के प्रोडक्शन से संबंध है रेड रिवॉल्यूशन का। अब रेड रिवॉल्यूशन के फादर किनको कहा जाता है? तो विशाल तिवारी को। विशाल तिवारी को रेड रिवॉल्यूशन के फादर के रूप में जाना जाता है। अगली रिवॉल्यूशन हमारी है ब्राउन रिवॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं भूरी क्रांति। अब भूरी क्रांति का संबंध किससे है? इसका संबंध है लेदर उत्पादन, चमड़ा प्रोडक्शन से, चमड़ा के उत्पादन से। चमड़ा का उत्पादन का संबंध किससे है? तो ब्राउन रिवॉल्यूशन। उसके बाद आपकी है राउंड रिवॉल्यूशन, गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध डायरेक्टली किससे है? आलू से, आलू के प्रोडक्शन से। पोटैटो प्रोडक्शन, पोटैटो के प्रोडक्शन का संबंध किससे है? राउंड रिवॉल्यूशन। देखते हैं अगला रिवॉल्यूशन कौन सा है? ग्रे रिवॉल्यूशन, धूसर क्रांति। धूसर क्रांति का डायरेक्ट संबंध किससे है? फर्टिलाइजर या उर्वरक के उत्पादन से। फर्टिलाइजर और उर्वरक के उत्पादन से इसका संबंध है ग्रे रिवॉल्यूशन का। और आपका लास्ट रिवॉल्यूशन है ब्लैक रिवॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं काली क्रांति। और काली क्रांति का संबंध आप नाम से देख रहे होंगे किससे संबंध होगा? पेट्रोलियम और जेट्रोफा से। पेट्रोलियम और जेट्रोफा, ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 हेक्टेयर नर्सरी ऑफ पैडी ट्रांसप्लांटिंग कैन बी डन ऑफ। यह पूछ रहा है कि 1 हेक्टेयर नर्सरी के खेत से कितने एरिया की रोपाई कर सकते हैं? 1 हेक्टेयर नर्सरी से धान के क्षेत्र में कितने एरिया में रोपाई आप कर सकते हैं? आपका ऑप्शन है 10 हेक्टेयर, 15 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर और 25 हेक्टेयर। चलिए आप आंसर करिए। जैसा कि आपको पता है कि इसका आंसर होगा 10 हेक्टेयर, लेकिन 10 हेक्टेयर कैसे होगा? जैसे कि इक्रिसट, अकॉर्डिंग टू इक्रिसट, इन्होंने बताया था कि आपके पास जितना फील्ड है, आपके पास सपोज दैट 1 हेक्टेयर फील्ड है, इस 1 हेक्टेयर फील्ड का 1/10वां भाग हम किसके लिए रखेंगे? नर्सरी के लिए। सपोज दैट आपके पास 1 हेक्टेयर नर्सरी है, 1 हेक्टेयर खेत है। इस 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। इस 10,000 मीटर स्क्वायर में नर्सरी के लिए रखते हैं हम लोग कितना? 1/10वां भाग पूरे फील्ड का। तो 1 हेक्टेयर में अगर हमें नर्सरी लगानी हुई तो कितना चाहिए? 1 हेक्टेयर नर्सरी लगाने के लिए 1,000 मीटर खेत की ज़रूरत पड़ती है। 1,000 मीटर स्क्वायर खेत की ज़रूरत पड़ती है। तो पूछा क्या यहाँ पर है? आप पूछा कि 1 हेक्टेयर नर्सरी से धान के क्षेत्र में कितनी रोपाई कर सकते हैं। तभी आप देखिए कि 1 हेक्टेयर में कितना कर रहे हैं? 1,000 मीटर स्क्वायर। 1,000 मीटर स्क्वायर से हम कर रहे हैं 1 हेक्टेयर की। तो 1 हेक्टेयर में हमें चेंज करना है 1,000 मीटर स्क्वायर को, तो कितना करेंगे? इसमें 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। और 10,000 मीटर स्क्वायर को ही तो कहते हैं हम क्या? 1 हेक्टेयर कहते हैं। 1 हेक्टेयर, अब देख लीजिए यहाँ 10 से गुणा किए, 1 हेक्टेयर में 1,000 सो रहा था, 10 से गुणा किए तो हो गया हमारा 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ भी गुणा कर दीजिए 10 से, कितना हो गया आपका? 10 हेक्टेयर। तो आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 हेक्टेयर नर्सरी से कितने खेत की रोपाई करेंगे? 10 हेक्टेयर खेत की हम रोपाई करेंगे। अब थोड़ा देखते हैं कि इन्हीं यूनिट का कन्वर्जन, कैसे इनका कन्वर्जन होता है। हेक्टेयर का एकड़ में, हेक्टेयर का मीटर में, एकड़ का हेक्टेयर में। देखिए जो आपका 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर होता है 1 हेक्टेयर में। और 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है? तो 1 हेक्टेयर में होता है 2.471
4×7 1 एकड़। और 1 एकड़ में कितना हेक्टेयर होता है? तो 1 एकड़ में होता है 0.4050 हेक्टेयर। ये ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है। अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे, आपको 2-3 जगह मिल जाएगा कि 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं या 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लेता है। जैसे कि आपको बताया हूँ कि अकॉर्डिंग टू एक रिसर्च, 1 हेक्टेयर खेत की रोपाई पूरे क्षेत्र का 1/10वां भाग हम नर्सरी लगाते हैं। एरिया रिक्वायर्ड 1/10 ऑफ मेन फील्ड। मेन फील्ड की रोपाई करने के लिए उस फील्ड का 1/10वां भाग हमें चाहिए, क्या करने के लिए? नर्सरी उगाने के लिए। अब देखते हैं जो नर्सरी उगाते किसका। अभी पूछा था यहाँ पर राइस का, तो हम इस राइस के बारे में देखते हैं कि राइस का नाम क्या है और किस किस मेथड से इसमें हम नर्सरी उगाते हैं। तो आपका राइस, इसको चावल कहते हैं। चावल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। और राइस में नर्सरी दो विधि से लगाते हैं। एक तो पहला आपका है डेपोग मेथड और दूसरा आपका है श्री मेथड। डेपोग मेथड में क्या होता है? डेपोग मेथड में एक स्मॉल एरिया के लिए होता है, स्मॉल एरिया के लिए, छोटे जगहों के लिए होता है। इसमें जो आपकी सीडलिंग होती है, वो 11 से 14 दिनों में तैयार होती है। सीडलिंग प्रिपेयर्ड 11 से 14 दिनों में। और जो 1 हेक्टेयर खेत के लिए कितना, हम यदि इस मेथड से हमें खेती करनी है तो उस समय 30 मीटर स्क्वायर एरिया की ज़रूरत पड़ती है। 1 हेक्टेयर यदि खेत की रोपाई करनी है तो 30 मीटर एरिया से हम इतने जगह पे रोपाई कर सकते हैं। ये तो आपका था पहला मेथड। और दूसरा मेथड है श्री मेथड। श्री मेथड का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। और इस मेथड में जो आपकी सीडलिंग होती है वह 11 दिनों में तैयार हो जाती है। 11 से 12 दिन, या तो आपको 11 मिलेगा या तो 11 से 12 दिनों में। लेकिन डेपोग मेथड में आपकी नर्सरी तैयार होती है 11 से 14 दिनों में। एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन से पूछा जाता है कि डेपोग मेथड में नर्सरी कितने दिनों में तैयार होगी, या तो श्री मेथड में कितने दिनों के बाद तैयार होगी। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ ऑयल इन कैस्टर। अरंडी में तेल की कितनी मात्रा पाई जाती है? अरंडी में तेल की प्रतिशत कितनी होती है? आपके सामने ऑप्शन है 52%, 44%, 62% या 65%। तो जो अरंडी होता है, जो कैस्टर होता है, कैस्टर में तेल पाया जाता है 50 to 52%। 50 से लेके 52% इसमें तेल पाया जाता है। ये आपका ऑप्शन आंसर है। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके इर्द गिर्द की और क्या संभावनाएं बन सकती हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो पहले देखते हैं कि जो अरंडी था, जो आपका कैस्टर है, इस कैस्टर का साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है रिसिनस कुमिनिस। और यह किस फैमिली से बिलोंग करता है? इसकी कुल कौन सी है? तो इसकी कुल है U4BSC। अब देखते हैं कि जितनी भी आप लेग्यूम्स या ऑयल सीड वाली क्रॉप देखे थे, उस पूरे क्रॉप में किसमें कितना परसेंटेज तेल पाया जाता है। तो पहला आपका है सोयाबीन में कितना परसेंटेज तेल पाया जाता है? तो 20%। 20% इसमें तेल पाया जाता है तथा 40% प्रोटीन पाई जाती है। इसी से आप लोग पता लगा सकते हैं कि जो सोयाबीन है, सोयाबीन लेग्यूम्स और दलहनी और तिलहनी दोनों फसल है। इसके बाद देखते हैं ग्राउंड नट। मूंगफली में कितना परसेंटेज पाया जाता है तेल? तो 45%। उसके बाद सीसम है आपका, जिसको सीसम में 46 to 52% तेल पाया जाता है। उसके बाद आपका अलसी है, लिन सीड में पाया जाता है 37 से लेके 43% तक तेल। और सैफ्लावर, जिसको कुसुम के नाम या तो बर्रे के नाम से जानते हैं, इसमें 24 से 36% तेल पाया जाता है। इसमें कांटे, इसके पेड़ में कांटे नुमा स्ट्रक्चर होता है। और रेप सीड एंड मस्टर्ड, जिसको सरसों राई बोलते हैं, इसमें 33 से 39% तेल पाया जाता है। क्योंकि आप क्वेश्चन आपसे इस पर पूछ सकता है कि किस क्रॉप में कितना तेल पाया जाता है। अब यहाँ से डायरेक्टली इसका याद करके आप डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए, आप लोग चाहे तो
आप पूरा सिलेबस न पढ़ के यदि आप इस सीरीज़ को इस सीरीज़ को आप देख रहे हैं रेगुलर, तो इस सीरीज़ को देखने से भी आप किसी भी एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगला देखते हैं कि कोकोनट, नारियल में कितना परसेंटेज तेल पाया जाता है? तो नारियल में 60% तेल पाया जाता है, 60। और मेज एक तरह की सीरियल क्रॉप है। सीरियल क्रॉप आप देख चुके हैं कि किसी भी सीरियल क्रॉप में तेल नहीं पाया जाता, लेकिन मेज एक एक्सेप्शन है, मेज एक अपवाद है, इसमें 4% तेल पाया जाता है। अगला आपका है कैस्टर, आपका इसका आंसर देख ही चुके होंगे, 50 से लेकर 52% इसमें तेल पाया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इस तरह के क्वेश्चन बीएचयू में हर साल एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछ लिया था डायरेक्टली। इसका कोई अब ट्रिक या कोई सलूशन नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल, इंटरनेशनल और सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे एनआरसी है और डायरेक्टरेट है, इसका बहुत सारा आपको डाटा मिल जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि जो इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है पहले स्थित कहाँ पर है, तो आप देखिए न्यू दिल्ली, कानपुर, बरेली या करनाल में। अब इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है कानपुर। कानपुर में IIPR स्थित है। इसको शॉर्ट फॉर्म में IIPR के रूप में भी देखते हैं, PR, IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। इसी तरह आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे कि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप नाम सुने होंगे CAU, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है मणिपुर में, मणिपुर इम्फाल में। इसी तरह और आपसे पूछ लेगा राव, RAU, राव कहाँ पर स्थित है? इसको बोलते हैं राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। यह कहाँ पर स्थित है? यह बिहार में है, बिहार में। इसी तरह आपसे बहुत सारे एनआरसी या तो बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट या बहुत सारे ब्यूरो हैं, उनके बारे में पूछ सकता है। जैसे आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि इक्रिसट कहाँ पर है? ICRISAT, इक्रिसट कहाँ पर है? आपको पता है कि इक्रिसट एक इंटरनेशनल बॉडी है। यह कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है हैदराबाद में, हैदराबाद। यह आपसे पूछ सकता है कि मैनेज कहाँ पर है? मैनेज भी आपका स्थित है कहाँ पे? हैदराबाद। इस तरह से बहुत सारे नेशनल, इंटरनेशनल और एनआरसी और ब्यूरो हैं और डायरेक्टरेट, तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। हम आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आपको PDF फॉर्म में हमारे ऐप पे इसको प्रोवाइड किया जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ पैडी इन राइस, धान में चावल की मात्रा कितनी होती है? आपके पास ऑप्शन है 5%, 7%, 8% या 9%। चलिए बताइए आप लोग। जैसे कि आप लोग को पता है कि धान और चावल कैसे बनता है, आपको यदि स्ट्रक्चर याद होगा धान का, तो धान इस तरह का होता है, इस तरह का। इसके नीचे होता है क्या? सीड होता है चावल का, जो कि लेमा और पैलिया से घिरा होता है। और इसी लेमा और पैलिया के संयोग से क्या बनता है? बनता है पैडी। अब इसी पैडी, इस लेमा और पैलिया जो है, जो आपका पैडी है, इस पैडी में धान होता है, तो इसी का रेशियो पूछता है। तो किसी भी धान में, धान हो या कोई और क्रॉप हो, जैसे ग्राउंडनट है, इन दोनों क्रॉप में जो दाना और भूसा का रेशियो होता है वह होता है 2:1 का, 2:1 का। अब देख लीजिए कि धान में चावल की मात्रा का प्रतिशत कितना होगा, तो आपको पता होगा कि 2:1 है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। सपोज दैट आपके पास 100 kg धान है, 100 kg धान है। अब इसी में आप 2:1 में बांट दीजिए, कितना होगा? 66 या 70
कितना हो जाएगा, दाना हो जाएगा, और 30 और 33 के बीच में क्या होगा, भूसा होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा है कि चावल की मात्रा, तो यही आपका रेंज है, इसका आंसर होगा 7%। या तो आपको मिल जाए वहाँ पे 70, या तो 7 मिल जाए तो 70 मिल जाए तो 66 मिल जाए, जैसा आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको मारना है। अब इसी का एक्सप्लेनेशन है कि राइस के बारे में थोड़ा देखते हैं। आप पहले देख भी चुके हैं कि जो राइस है, चावल का साइंटिफिक नेम है ओराइजा सेटाइवा, और इसकी फैमिली कौन सी है, तो इसकी फैमिली है ग्रेमनी और या तो पोएसी, ग्रेमनी या पोएसी। और चावल का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, चावल का उत्पत्ति स्थान है इंडो बर्मा रीजन, या तो आपको ऑप्शन मिल सकता है भारत, या तो इंडो बर्मा रीजन ही आपको मिलेगा। आप देखते हैं कि चावल और दाना और भूसी का अनुपात कितना होता है, आप पहले देख चुके कि 2:1 का अनुपात होता है, जिसमें कि 66 या 70 केजी आपका दाना होगा और 30 या 33 केजी आपका क्या होगा, आपका भूसा होगा। अब देखते हैं कि जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ राइस का नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। अभी जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखा था कि IIPR, उसी तरह सबका अलग अलग सेंटर होता है। जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ राइस जो इंडिया में है वो है कटक ओडिशा में। लेकिन जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इसका इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में IRI, इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका है कहाँ पे, फिलीपींस मनीला में। ये आपका राइस है, राइस का रिसर्च सेंटर जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों देख लिए। अब जैसे कि आप देखें कि राइस में चावल और भूसा का अनुपात 2:1 था, उसी तरह ग्राउंड नट में ही पूछता है कि ग्राउंड नट में दाना और कर्नल और भूसा का कितना अनुपात होता है। यहाँ भी होता है दाना और छिलका का अनुपात 2:1। आप नाम सुने हो कि जो मूंगफली है, मूंगफली में सेलिंग परसेंटेज, तो इसी से निकलता है कि दाना और छिलका का अनुपात ही होता है, जिसमें होता है 70%। तो हम देखिए इस 5 क्वेश्चन को जो कि हम लोग इस सीरीज़ में लाने वाले थे, 5 क्वेश्चन देख लिए। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में।